बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। विज़िट वीज़ा के हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई, फिर भी लोग वही सवाल करते हैं। कुछ सवाल नए भी आते हैं और कुछ ऐसे सवालात भी होते हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता। उन लोगों के जवाब मैं नहीं दे सकता और मैं ऐसे लोगों के कमेंट्स इग्नोर कर जाता हूँ। बजाय इसके कि मैं कोई गलत जवाब दे दूं किसी भी चीज़ का, मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई ही नहीं करता। तो माजरत चाहता हूं लोगों के साथ जिन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं करता। आज मैंने कुछ सवाल इकट्ठे किए हैं, कोई 20 सवाल है मेरे पास, मैंने लिख लिए हैं पेपर पर। तो इनमें आपके काम की चीज़ें भी हो सकती हैं, हो सकता है इनमें आपको कोई चीज़ें ना पता हूँ। बहरहाल 20 सवालों के जवाब आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। उम्मीद है काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल मेरे पास है वो सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री का दौरानिया क्या है। जो आजकल सोशल मीडिया पर एक ख़बर वायरल हुई है कि मल्टीपल वीज़ा के बारे में, कि मल्टीपल वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। उस पर मैंने भी वीडियो बनाई, फिर मैंने उसके ऊपर दूसरी वीडियो भी बनाई कि उसमें पूरी हकीकत क्या है। आप लोगों ने अगर देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो बहरहाल वो एक मौजू था, ख़त्म हो गया। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी सिंगल एंट्री का जो वीज़ा है वो लगता है 30 दिन का। 30 दिन के बाद आप सऊदी अरब में जब पहुंचते हैं, एक्सपायर होने से पहले आपको इंश्योरेंस करवानी होती है। इंश्योरेंस करवाने के बाद आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है हर महीना। वीज़ा की जो एक्सटेंशन की फ़ीस है वो है 100 रियाल, और जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस होती है मुख्तलिफ। मसलन आपकी इंश्योरेंस है, अगर वाइफ की है, प्रेगनेंसी है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर किसी की एज ज़्यादा है, मसलन आपके मदर है या कोई भी है, मदर इन लॉ हैं, तो उनकी एज की वजह से भी जो इंश्योरेंस है उसकी फ़ीस ज़्यादा हो जाती है। बच्चे हैं तो बच्चों की फ़ीस कम हो जाती है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी मल्टीपल वीज़ा की। मल्टीपल वीज़ा आपका 30 दिन का लगता है एतमाद सेंटर से, सॉरी आपका 3 महीने का यानी 90 दिन का वीज़ा लगता है एतमाद सेंटर से। आप सऊदी अरब में 90 दिन पूरे करने से पहले पहले आप उसे एक्सटेंड करते हैं। उसका भी यही तरीका है, 100 रियाल फ़ीस है, इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल वीज़ों वालों के साथ एक और मसला पेश आता है। वो ये होता है कि उनकी जो इंश्योरेंस होती है, जो एतमाद से हुई होती है, और उनका वीज़ा वहाँ पे स्टैम्प होता है, तो इंश्योरेंस की वैलिडिटी जो है उनकी शो हो रही होती है 90 दिन के बाद भी। अब कुछ लोगों के वीज़े एक्सटेंड हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते। लोगों का सवाल ये होता है कि क्या करें, वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसका तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि आप अपने वीज़ा की फ़ीस जमा कराएं, यानी एक्सटेंशन की फ़ीस 90 दिन के बाद, 90 दिन से पहले पहले आप एक्सटेंशन की फ़ीस 100 रियाल जमा करवाएं। वीज़ा को आप अपडेट करें, यानी एक्सटेंड करें अबशर पे जाकर। वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है ठीक। अगर वहाँ पर एरर आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई टाइम नहीं लगता, उसी वक्त आप हेल्थ इंश्योरेंस करें, और हेल्थ इंश्योरेंस करने के बाद आप वीज़ा को एक्सटेंड करें तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह एक्सटेंड हो जाएगा। 180 डेज़ आप रह सकते हैं। 180 डेज़ से पहले आपने एग्ज़िट करना है। 90 डेज़ के बाद आपको एग्ज़िट करना ज़रूरी नहीं है। 90 डेज़ के बाद आपका जो वीज़ा है वो सऊदी अरब में रह कर ही आपका एक्सटेंड हो जाएगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मल्टीपल की इंश्योरेंस कब करवानी है जबकि इंश्योरेंस अभी वैलिड शो हो रही है। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि आपका आसान तरीका ये है, आप इंश्योरेंस ना करवाएं, पहले वीज़ा की फ़ीस जमा करवाएं, वीज़ा एक्सटेंड करें, हो जाता है, नहीं होता तो आप इंश्योरेंस करवा लें। नेक्स्ट है जी पता नहीं वीज़ा तजदीद होगा या नहीं होगा। इसका जवाब भी मैंने आपको बता दिया कि वीज़ा आपका तजदीद होगा या नहीं होगा। बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन होती है, कुछ लोगों के वीज़े एक्सटेंड नहीं हो रहे होते और आपस में लोग बातें करते हैं। जिस तरह आप हैं, आपके जानने वाले कई फैमिली वाले होंगे, तो किसी का मसला आ जाता है, उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। आपका वीज़ा एक्सटेंड होना है या नहीं होना ये तो बाद की बात है, लेकिन उसका तरीका आप इंश्योरेंस कराएं, वीज़ा की फ़ीस जमा करें। वीज़ा की फ़ीस जमा हो जाती है, एक्सटेंड करें, एक्सटेंड हो जाता है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आपकी जो वीज़ा की फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाती है। आपकी इंश्योरेंस की फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती। ये मेरा तजर्बा है तकाफ़ुल अल राजी का। मैंने बहुत ट्राई की कि मेरी फ़ीस रिफ़ंड हो जाए, लेकिन रिफ़ंड नहीं हुई। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे मालूमात ली हैं कि फ़लाँ वाले पेपर दे दो, फ़लाँ पेपर दे दो। मैंने सारी जो मालूमात थी उनको दे दी, लेकिन रिफ़ंड नहीं हुई है। बहरहाल पॉलिसी तो है उनकी कि वो रिफ़ंड करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है उनसे रिफ़ंड करवाना। नेक्स्ट चलते हैं जी, बहरीन जाकर वीज़ा तजदीद होगा या नहीं होगा। बहरीन जाकर वीज़ा तजदीद करने के दो तरीके हैं।
एक तो ये है कि आप बग़ैर वीज़ा के बहरीन जाते हैं और वहाँ पर बॉर्डर पर जाकर आप जो वहाँ पर इमिग्रेशन वाले होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने सिर्फ वीज़ा एक्सटेंड करना है, मेरी ये प्रॉब्लम है तो मेहरबानी करें। बहुत ज़्यादा लोगों की वीज़े एक्सटेंड हुई हैं, वो स्टैंप लगा देते हैं, आपकी एग्ज़िट री एंट्री वहीं पे बॉर्डर पे खड़े खड़े हो जाती है और आपका वीज़ा जो एक्सटेंड हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप बहरीन एम्बेसी में जाएँ, वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करें। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने ना अप्लाई किया है ना मेरे किसी जानने वाले ने। तो मुझे जो पता चला है कुछ लोगों से, मैंने यही सुना है कि वीज़ा की 150 से 200 रियाल फ़ीस है और वीज़ा जो है जल्दी इशू हो जाता है, 2-3 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। तो आप बहरीन चले जाएं और फिर अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लें। बहरहाल वैसे अगर बगैर वीज़ा के आपने जाना है तो वो आपका अपना रिस्क है, वो रिस्क है। जो लोग दमाम में, खुबर में, हायल में, इस एरिया में करीब करीब हैं वो तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जो बंदा जद्दा, तबूक या उस खमीस मुशीद की तरफ है तो वो तो ये रिस्क नहीं ले सकता और उसे इस तरह का रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। अगला सवाल है जी, विज़िट ख़त्म होने के बाद फैमिली वापस चली गई, अब नया वीज़ा नहीं निकल रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी के पास अगर इसका जवाब है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। एक साहब ने सवाल किया कि उनकी फ़ैमिली अभी थोड़ा अर्सा हुआ है, उनका विज़िट वीज़ा जो था एक्सपायर हुआ है, फैमिली वापस चली गई और 5 महीने का टाइम उन्होंने बताया कि 5 महीने पहले फैमिली वापस गई, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि मैं 2 बार अप्लाई कर चुका हूँ तो मेरा वीज़ा नहीं मिल रहा, मेरा वीज़ा नहीं निकल रहा। तो ज़ाहिर है उनका महना तो है इस काबिल के वीज़ा उस पर उनको पहले ही मिला था, अब भी मिल जाना चाहिए था, लेकिन ड्यूरेशन का नहीं पता कि कितने अरसे के बाद आप आ सकते हैं, कितने अरसे तक आप नहीं आ सकते। काइंडली किसी के पास इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी इस बात का पता चल सके। नेक्स्ट सवाल है जी, फैमिली को 6 महीना के लिए बुलाना है, कौन से वीज़ा पर बुलाऊँ? एक आम सा सवाल है। आप इसको सिंगल एंट्री पर भी बुला सकते हैं और मल्टीपल एंट्री पर भी। पहले जो कन्फ्यूजन्स चल रही थी, जिस तरह दिसंबर में सितंबर में जब वीज़े स्टैंप हुए थे और एक रूल चेंज हुआ था, 2 साल वाला वीज़ा ख़त्म हो गया था, 6 महीने वाला ख़त्म हो गया था, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सी और लोकल अखबारात ने भी उसको बहुत कवरेज दी। इसी तरह इंटरनेशनल जो पेजेस वगैरह हैं या वेबसाइट्स वगैरह हैं उसको बहुत इशू को उठाया गया। उस वक्त किसी के पास कोई अथेंटिक मालूमात नहीं थी, लोगों के जहन में वही अभी तक जो कन्फ्यूजन्स घूम रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिंगल एंट्री का जो आपका वीज़ा है वो हर महीने एक्सटेंड करना है। 6 महीने तक आप स्टे कर सकते हैं सऊदी अरब में, यानी 5 बार वो वीज़ा आपका एक्सटेंड होगा। आपको 5 बार वीज़ा एक्सटेंशन की फ़ीस जमा करवानी होगी। और दूसरी बात जो सवाल यहाँ पर था कि 6 महीने किसी ने स्टे करना है, तो अगर मुझसे मशवरा लें तो आप मल्टीपल वीज़ा ले लें 1 साल का, क्योंकि आप इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। आपको सिंगल एंट्री वाला वीज़ा हर महीने ये टेंशन रहेगी कि आपने एक्सटेंड करना है और उसकी फ़ीस भी हर महीने आपको फिर पे करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करें। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एतमाद में इसकी फ़ीस का दोनों का, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। कम से कम आप 3 महीने के बाद उसको एक्सटेंड करेंगे तो 3 महीने तो आप सुकून से रह पाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ये मेरा ज़ाती मशवरा है, आप लोग अपना फैसला खुद कीजिएगा। सवाल है जी, पहले वीज़ा फ़ीस अदा करनी है या इंश्योरेंस? ये आम सा सवाल है। बहरहाल सवाल तो है, क्योंकि ये कई बंदे मुझसे सवाल कर चुके हैं कि पहले हम इंश्योरेंस करवा लें या पहले वीज़ा की फ़ीस कराएं। वीज़ा की फ़ीस जब मर्ज़ी जमा कराएं, इंश्योरेंस जब मर्ज़ी करें। आपका वीज़ा एक्सपायर होने से 7 दिन पहले, यानी अगर 90 दिन का वीज़ा है तो 83 दिन के बाद, अगर 30 दिन का वीज़ा है तो 23-24 दिन के बाद आप चाहे पहले इंश्योरेंस करवा लें, चाहे आप वीज़ा की फ़ीस जमा करवा लें। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है इंश्योरेंस की कि हो सकता है आपकी इंश्योरेंस अभी वैलिड है, वैलिड शो हो रही है, तो फिर पहले आप वीज़ा की फ़ीस जमा कराएं, उसके बाद वीज़ा एक्सटेंड करें। अगर वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता अबशर से, तो आपको अबशर पर वो हेल्थ इंश्योरेंस की वहाँ पर एरर शो करवा देता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पहले करवा लें। नेक्स्ट सवाल है जी, इंश्योरेंस की फ़ीस कितनी है? इंश्योरेंस की फ़ीस मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि बच्चों की फ़ीस मुख्तलिफ है, ज़्यादा एज के लोगों की मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर कोई बीमार है, कोई डिसेबिलिटी है, किसी का कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हुआ है, प्रेगनेंसी है, कुछ भी है, हर एक की फ़ीस मुख्तलिफ है। इसी तरह जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं हर एक की फ़ीस मुख्तलिफ है। अगला सवाल है जी, फैमिली आई है 6 को मगर शो 7 को हो रही है, वीज़े के दिनों की गिनती कैसे होगी? कैसे पता चलेगा कि आपके 90 दिन कब ख़त्म हो रहे हैं? कैसे पता चलेगा? ये मेरे लिए तो कोई बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन क्योंकि सवाल किया गया तो मेरा यानी यही ख्याल है कि लोगों को चीज़ें पता नहीं होती, लोग छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाते हैं।
जिस दिन भी आपकी फैमिली आई है और सऊदी एयरपोर्ट पर एंटर हुई है, रात 11 बजकर मसलन 55 मिनट पर अगर एंटर हुई है, तो आपकी जो एंट्री डेट होगी वो पिछली होगी। और अगर कोई आया है रात 12 बजे के बाद, तो उसकी जो एंट्री होगी वो उससे अगली तारीख की होगी। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहरहाल जो एक्सपायरी डेट है आपकी, वो आपने अपने अबशर के अकाउंट पर ही देखनी है। अबशर के अकाउंट पर ऑथेंटिक डेट होती है, उसी पर आपने चलना है। आपने वीज़े के इस हिसाब से गिनती नहीं करनी कि कोई 31 का, जैसे दिसंबर आ गया, 31 को गिनती नहीं करेंगे। अगर फरवरी आ गया 28 का, तो 28 को नहीं, बल्कि आपने फॉलो करना है अबशर को, कि आपके अबशर पर जो वीज़ा की एक्सपायरी डेट है वो ही एग्जैक्ट डेट है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं जी। साइक खास, साइक अमूमी, आमिल का वीज़ा निकलेगा या नहीं? 1000 बार जवाब दे चुका हूँ, नहीं निकलेगा। कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ, साइक खास के बारे में एक ऑप्शन है, इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पर मैं मुकम्मल डिटेल सी वीडियो बना चुका हूँ। आप ट्राई कर सकते हैं, किस्मत आजमाई कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि आपको उस पर वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट रूल में कोई ऐसा तरीका नहीं है, ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आप आमिल हैं, चाहे आप साइक खास हैं या साइक अमूमी हैं। नेक्स्ट सवाल है जी, आपसे रब्ता कैसे करें? ये सवाल बहुत लोग नंबर पूछते हैं कमेंट्स में जाके कि प्लीज़ अपना नंबर दे दें, मुझे ज़रूरी है, मुझे मजबूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास मेरा नंबर है। वो नंबर कैसे मैंने उन लोगों की दिया? नंबर लोगों के मैं ले लेता हूँ, कमेंट्स में जाके आप अपना नंबर प्लीज़ दे दें, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। अगर मैं इस तरह नंबर की शेयरिंग शुरू कर दूं, तो आप यकीन जानिए, आप खुद देखिए कि लोग फिर सुबह शाम रात कोई टाइम नहीं होता, लोग कॉन्टैक्ट्स करते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देता हूं लोगों के साथ। यहाँ पर ज़रूरी होता है आपको सवालात के जवाबात कमेंट्स में मिल जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो लोग कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। जिस चीज़ का मुझे नहीं पता उस कमेंट को मैं इग्नोर कर देता हूँ, उसका मैं जवाब नहीं देता, बजाय इसके कि किसी को कोई गलत चीज़ बता दूँ। अगर कोई ज़रूरी होता है, किसी बंदे की कोई ऐसी चीज़ होती है, मुझे समझ आ रही थी कि हाँ मेरा 100% एक्सपीरियंस है इसमें और इस बंदे की मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं उस बंदे से नंबर ले लेता हूँ और उसके साथ मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ। आपका भी अगर इस तरह का कोई मसला है, आपसे मैं नंबर ले सकता हूँ। लेकिन डायरेक्ट कमेंट में जाके आप सीधा लिख देते हैं जी नंबर दे दें। अब मैं कैसे नंबर दे दूं? मुझे क्या पता आपका क्या मसला है, हो सकता है आपको वही मसले का मैं हल दे दूं। और वो लोग जो गलत कमेंट करते हैं, किसी भी किस्म का गैर अखलाकी कमेंट करते हैं, ऐसे लोगों का कमेंट मैं डिलीट करता हूं, ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक कर देता हूं, वो मेरे चैनल पर दोबारा नहीं आ सकते। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, आप वीडियो को डिसलाइक कर दिए। आपको अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती, चैनल अच्छा नहीं लगता, चैनल को अनसब कर दें, आप सब्सक्राइब ना करें उससे। मेरा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मेरे सोर्सेज हैं, कुछ अखबारात से मिलती हैं, कुछ वेबसाइट से मिलती हैं, कुछ मेरे प्रैक्टिकल्स होते हैं। कोशिश करता हूँ कि 100% जो चीज़ें हैं, जो 100% आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, वो आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं, अथेंटिक अखबार होते हैं, वो ख़बर इस तरह की दे देते हैं कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी होती है, लेकिन बाद में उसी चीज़ को वो डिनाई कर देते हैं या फिर उसी चीज़ की तस्हीह कर दी जाती है कि नहीं ये गलत थी। अगला सवाल है जी, भाई बहन के लिए वीज़ा मिलेगा या नहीं? भाई बहन के लिए वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। और बहन के लिए वीज़ा अप्लाई करने का एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। लेकिन वीडियो जब लोग देखते नहीं है, बात हुई है, वीडियो नहीं देखते हैं, उसमें पूरी बात नहीं सुनते और कमेंट कर देते हैं आपको पता कुछ नहीं है। जी मुझे कुछ नहीं पता, जितना मुझे पता होता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहन को वीज़ा अप्लाई करने का तरीका है, लेकिन वो मुख्तलिफ है और वो भी किस्मत पर है कि आपकी किस्मत है, आपको मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल भाई और बहन के लिए आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगला सवाल है जी, इंश्योरेंस कौन से ऑफिस से करवानी है? कई लोग इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऑफिस में चले जाते हैं, उससे कहते हैं हमारी इंश्योरेंस कर दें। इंश्योरेंस है ही नहीं, ऑनलाइन इंश्योरेंस है। आप किसी मकतब में जाएंगे, इंश्योरेंस वाली कंपनी में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। मैं जा चुका हूँ खुद, मैं तावनिया के ऑफिस में गया हूँ, मैं तकाफुल अल राजी के ऑफिस में गया हूँ, वो नहीं देते। वो कहते हैं जी जाएँ और ऑनलाइन अप्लाई करें। ये जो इंश्योरेंस है आपकी वीज़ा एक्सटेंशन की इंश्योरेंस। पिछले दिनों एक बंदे ने कमेंट भी किया था, वो कह रहा था कि मैंने इंश्योरेंस कराई है ऑफिस में जाके। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि वो उसने कंपनी के किसी ऑफिस में जाके कराई है, क्योंकि बाहर जो मकतब आम होते हैं, मकतब
या जो सऊदी बैठे होते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट वगैरह के काम करवाते हैं, वो इंश्योरेंस कर देते हैं, वही कंप्यूटर से करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और सवाल भी आ गया है कि इंश्योरेंस आपके मेडिकल के लिए जो आपको मेडिकल फैसिलिटी दे, जिस पर इलाज हो सके, तो ऐसी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देती कि आप उस पर इलाज करवा सकें। ये जो इंश्योरेंस होती है, ये ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है, आपकी अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उस काम आ सकती है। इसके अलावा इस इंश्योरेंस पर किसी किस्म का कोई इलाज नहीं हो सकता। तो अगले सवाल की तरफ जाती हैं जी, वीज़ा निकलने के बाद स्टैंप करवाने में कितना टाइम होता है? तो जो आपका वीज़ा निकलता है, जो मूफा से ऑनलाइन आपको वीज़ा मिल जाता है, उसकी जो दो राय हैं, दो चीज़ें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मैंने एक अथेंटिक वेबसाइट पे ये चीज़ देखी है कि 6 महीना उसका टाइम है, लेकिन ये 100% श्योर है कि मिनिमम 90 डेज़ उसके होते हैं। 90 डेज़ के अंदर तो आपने वीज़ा लाजमी स्टैंप करवाना होता है। आपको 6 महीने का भी टाइम मिलता है, क्योंकि मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे इस तरह की अथेंटिक चीज़, मुझे तो यकीन है अगर मेरा वीज़ा हो तो मैं 6 महीने भी वेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अथेंटिक एक चीज़ है। मैंने एक अथेंटिक वेबसाइट पे इस चीज़ को देखा है, मैंने स्टडी किया है कि वीज़ा आपको जो है 6 महीने के अंदर आपने स्टैंप करवाना होता है। बहरहाल लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उन्हें टाइम दे देता हूँ 90 दिन का। कोशिश करें आप किसी किस्म का रिस्क ना लें, 90 दिन के अंदर आप वीज़ा स्टैंप करवाएं। 90 दिन बहुत टाइम होता है। उसके बाद अगला सवाल है जी, वीज़ा लगने के बाद कितने टाइम के अंदर सफ़र करना लाजमी है? तो 90 दिन होते हैं। फिर आपके पास वीज़ा जब एतमाद से स्टैंप हो जाता है तो उसके बाद आपके पास 90 दिन होते हैं। 90 दिन के अंदर आपको वीज़ा स्टैंप करवाना आपको ट्रैवल करना लाजमी होता है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि हो सकता है किसी का डिफरेंस भी आ जाए वीज़ा स्टैंप होने के बाद, किसी का टाइम ज़्यादा हो, किसी का कम हो। नॉर्मली विजिट वीज़ा का जो है वो 90 दिन का ही है, लेकिन उसमें एक सहूलत ये भी है कि जिस पेज पर वीज़ा स्टैंप होता है वहाँ पर वीज़ा वैलिडिटी लिखा होता है। वहाँ पर आप देख लें, आपको अगर 90 दिन लिखा होता है तो यही नहीं, आपको 90 दिन से पहले पहले ट्रैवल करना लाजमी है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर आ गया जी, एतमाद से कोई और बंदा वीज़ा वसूल कर सकता है या नहीं? लोग जो दूर दराज शहरों से होते हैं वो जब अप्लाई करते हैं वीज़ा एतमाद में जाके, तो दोबारा फिर वीज़ा उनको यहाँ से कलेक्ट करना, पासपोर्ट कलेक्ट करना भी एक मसला होता है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आपके पास टीसीएस की सर्विस मौजूद है तो वहाँ पर वो थोड़े से पैसे लेते हैं, एतमाद वाले 500 या कुछ रुपए लेते हैं, उनको आप दे दें, वहाँ पे उनको बता दें कि हमें टीसीएस कर दिया जाए, और बाद में जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो आपका जो पासपोर्ट होता है वो आपके घर पहुँच जाता है। दूसरा तरीका ये है कि कोई और बंदा रिसीव कर सकता है, लेकिन वो लाजमी आपका ब्लड रिलेशन हो, यानी भाई हो, आपके वालिद हों, आपका बेटा हो, यानी कोई भी ब्लड रिलेशन। फॉर एग्जांपल मेरा वीज़ा है फैमिली का अगर, तो मेरा भाई जाके वो मेरे आइडेंटिटी शो करवाएगा, मेरी शनाख्त शो करवाएगा कि ये मेरा भाई है, लेकिन उसे वहाँ पर एक सबूत देना। सबूत क्या है कि वो मेरे आईडी कार्ड की कॉपी ले जाएगा, अपने आईडी कार्ड की कॉपी ले जाएगा, सेम एड्रेस है, सेम वल्दियत है, तो उसको वहाँ पर वीज़ा मिल जाएगा, वो कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगला सवाल है जी, मेरा पुराना वीज़ा है 6 महीना या 1 साल वाला, क्या वो एक्सटेंड होगा? पुराना वीज़ा, जितने भी पुराने सिस्टम थे, जितने भी वीज़े 11 सितंबर 2019 से पहले स्टैंप हो चुके हैं, उनके पास चाहे 2 साल वाला वीज़ा था, चाहे उनके पास सिंगल एंट्री 6 महीने वाला वीज़ा था, उनके वीज़े एक्सटेंड होंगे पुराने तरीके के साथ ही, उनको कोई मसला नहीं है। 2 साल वालों का वीज़ा एक्सपायर नहीं होगा, वो 2 साल ही स्टे कर पाएंगे। जिस तरह एग्ज़िट री एंट्री का तरीका है, एग्ज़िट री एंट्री उनको फिर भी करना पड़ेगी हर 6 महीने बाद, लेकिन उनके लिए नया रूल नहीं है कि वो 1 साल स्टे करेंगे, वो 2 साल स्टे कर पाएंगे। इसी तरह 6 महीने वाले हैं तो उनके पास 3-3 महीने का गैप है कि 3 महीने के बाद वीज़ा एक्सटेंड करेंगे। तो मैंने कोशिश की है, तमाम मालूमात जो लोगों ने मुझसे पूछी हैं और मेरे पास थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और आप मुझे देख भी रहे होंगे, हो सक लगता है ऐसे ही है जैसे मैं हॉस्पिटल से अभी आया हूँ और ड्रेसिंग शायद ऑपरेशन थिएटर से आया हूँ। बहरहाल एक चीज़ थी मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप लोगों की एक जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों पे एक बात छोड़ के जा रहा हूँ कि जिन लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है, आप लोग वीज़ा एक्सटेंड करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, सफ़र करते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, जो लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं। तो कमेंट में जाके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप कमेंट में कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, उन लोगों का फ़ायदा होता है। और जो कमेंट कोई अच्छे कमेंट होते हैं, जो सही डिटेल के साथ लिखा होता है, उनको मैं पिन कर देता हूँ और वो कमेंट जो है वो टॉप पे आ जाता है।
तो इस वीडियो के सबसे टॉप पे जो कमेंट्स हैं ना वो ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि मैं ऐसे कमेंट्स को टॉप पर ले आता हूँ जो लोगों के काम के होते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसी तरह इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मेरी गलत हुई या किसी भी इंफॉर्मेशन में पूरी मैंने नहीं दी, उसमें कोई डिटेल देना बाकी थी, वो डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको टॉप कमेंट में दे दूंगा। किसी किस्म की चेंजिंग होगी वहाँ पे आपको बता दूंगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं है और इस तरह है। इसके अलावा अगर आपने वीज़ा लगवाना है, वीज़ा आपने लेना है, मूफा से अप्लाई करना है, वीज़ा का स्टेटस चेक करना है, आपका वीज़ा निकला या नहीं निकला, एतमाद में अपॉइंटमेंट लेनी है, एतमाद का वीज़ा आपने चेक करना है वहाँ पे निकला या नहीं निकला, इसी तरह आपने वहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया बांग्लादेश से आपने टिकट करवानी है सऊदी अरेबिया के लिए, उसके बाद आपने सऊदी अरेबिया में पहुंच के वीज़ा एक्सटेंड कैसे करना है, इंश्योरेंस आपने कैसे करवानी है, पूरी की पूरी डिटेल तमाम वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं, उनमें मैं डिटेल दे चुका हूं। उन सारी वीडियोस के लिंक मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूं, वहां पर अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो वहां पर आप जाकर इन वीडियोस से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।